नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का जन सदन में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक अब खेल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने राजधानी देहरादून में जनता से वादा किया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रदेशवासियों को 4 गारंटी दी है जो कि बिजली से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रदेशवासियों को प्रति परिवार 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी और 24 घंटे फ्री बिजली देने के साथ ही साथ उनके पुराने बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। देवभूमि में केजरीवाल की मास्टर स्ट्रोक पर आज के दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए आप। दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार भी घाटे में चला करती थी। आज 5 साल के बाद दिल्ली सरकार नफे में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है पिछली वो कह रही है कि पूरे देश में अकेली एक ही सरकार है पूरे देश में, दिल्ली सरकार, जो कि नफे में चल रही है। बाकी सारी सरकारें घाटे में चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, आज ये जो ऐलान किए गए हैं, हम सारी कैलकुलेशन करके आए हैं, सारी प्लानिंग करके आए हैं, हवा में नहीं कर रहे। 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा टोटल। उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ में हमारी दिल्ली में बजट बिजली की सब्सिडी 2200 करोड़ रुपए आती है। अगर हम 60,000 करोड़ में से 2200 करोड़ निकाल लेते हैं दिल्ली में, तो उत्तराखंड में से 50,000 करोड़ में से 1000 करोड़ तो निकाल ही लेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज आपके सामने गवर्नेंस के 2 मॉडल हैं। आपको तय करना है कि आप कौन सा मॉडल चाहते हैं। एक मॉडल है इन दोनों पार्टियों का। इस मॉडल में सरकारें घाटे में चलती हैं, जम के भ्रष्टाचार होता है, स्कूल बर्बाद है, अस्पताल बर्बाद है, बिजली महंगी है और पावर कट लगते हैं। दूसरा मॉडल है नफे में बजट है, शानदार स्कूल बन रहे हैं, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, बिजली मुफ्त है और 24 घंटे बिजली है। आप तय कर लो आपको कौन सा मॉडल चाहिए। अगर हम बिजली मुफ्त कर रहे हैं, आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं अगले 5 साल के अंदर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे। कहां से लाएंगे पैसा? चोरी रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। भ्रष्टाचार रोक के अगर पैसा बचाएंगे और आपकी जेब में डालेंगे, आप तो खुशी होगे। संबंधी वादे किए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अगली बार आने का वादा भी किया है। अगली बार वो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस की घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक को सेंध लगाने के लिए अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में। एक दिवसीय दौरे पर दून पहुंचे और लोक लुभावन घोषणा की, वोट साधने की पुरजोर कोशिश। 300 यूनिट फ्री बिजली। विधानसभा चुनाव तक हर महीने उत्तराखंड आएंगे, केजरीवाल ये जिक्र किया। लेकिन क्या फ्री और लोक लुभावन वादों के जरिए ही पार्टियां साधेंगी आम जनता को चुनाव में? सवाल ये आज के दिन। सवाल नंबर 2 कि क्या अगर फ्री घोषणाएं की जाती हैं कि आपको फ्री में बिजली दी जाएंगी, तो जनता कितनी आकर्षित होगी इससे? पूरी प्लानिंग क्या और कैसे धरातल पर ये घोषणाएं उतरेंगी, इस पर भी आज के दिन सवाल होगा। दिगंबर सिंह नेगी सीनियर बीजेपी लीडर, राकेश काला सीनियर आप लीडर आज के दिन लाइव में बैठे हुए हैं। दिगंबर जी, राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार।
राकेश जी, ये लोक लुभावन वादे, फ्री में बिजली, दिल्ली में तो आम जनता ने चुना, लेकिन अभी उत्तराखंड में वो अभी जनाधार नहीं है आपका, जनता के बीच अभी वो छवि नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जनता आकर्षित होगी इस तरफ? राकेश जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और इस ऊर्जा प्रदेश की ये स्थिति है कि मैंने अभी कुछ देर पहले अपना मोबाइल जो है इन्वर्टर से कनेक्ट करके चार्ज किया। जब दिल्ली बिजली खरीद के उत्तराखंड से मुफ्त में दे सकता है, तो हमारा ऊर्जा प्रदेश मुफ्त में बिजली क्यों नहीं दे सकता यहाँ के लोगों के लिए, जिसमें से हर दूसरा घर यहाँ का फौज में देश की सेवा कर रहा है। अगर हम देखिए पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष दुनिया की 5वें सबसे बड़ी जो है विद्युत ऊर्जा वाला देश है और पूरी दुनिया में जितनी ऊर्जा पैदा होती है उसकी 4.4% भारत के अंदर ही होता है। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मिश्रा साहब, तो ग्लेशियर या बर्फानी नदियों को अगर हम बात करें तो कम से कम इनकी कैपेसिटी जो है 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है हमारा उत्तराखंड। तो अगर उत्तराखंड के लोगों को 300 यूनिट बिजली का वादा किया है तो मेरे ख्याल से इसमें गलत क्या है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, कि हम यहाँ पे चोरी रोकेंगे, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। और जब चोरी रुकेगी तो जो यहाँ का बजट है 50,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से नेचुरली 1200 करोड़ जो है बिजली के उसमें खर्च होता है। तो टैक्स की चोरी रोक के या अन्य चोरी रोककर, भ्रष्टाचार रोककर हम यहाँ पे बिजली यहाँ के लोगों को मुफ्त में देंगे। तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? ऊर्जा प्रदेश में अगर ऊर्जा मुफ्त में नहीं मिलेगी तो अन्य राज्यों में जब मिल रही है तो यहाँ मिलनी चाहिए। हर एक घर में, खासकर गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, जो किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसको अगर बिजली फ्री में मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अच्छे उपकरण लेके आएगा जो बिजली से चलते हैं। नहीं तो किसानों की यह स्थिति कि उपकरण खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बिजली का बोझ अलग से होगा, तो कहीं ना कहीं किसान प्रभावित होंगे। आपने कहीं जनाधार की बात कही, आज आप हुजूम देखते तो एहसास हो जाता कि लोग किस तरीके से केजरीवाल मॉडल पे विश्वास कर रहे हैं। अगर हम स्कूलों की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, दिल्ली का आलम यह है कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। नेचुरली कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक चेंजेस लाने का उन्होंने सोचा होगा और कहीं ना कहीं वह सोसाइटी को रिफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ की जनता ने देख लिया, बाल्यावस्था से निकल के युवावस्था में ये हमारा प्रदेश आ गया है। 20 से 21 सालों में केवल 2 चीजें चली हैं कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। और जो कमिटमेंट केजरीवाल जी ने दिल्ली में किए थे उसको ये तो सब लोग मानेंगे, नेकी साहब भी सुन रहे हैं, वो भी मानेंगे कि कम से कम दिल्ली के अंदर बिजली तो उन्होंने फ्री में करी है। अब उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड में भी बिजली बिल्कुल फ्री में करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। अगले महीने वो आने वाले, अगले महीने और घोषणा करेंगे स्कूलों को लेकर। चलिए दिगंबर जी, अगर 1200 करोड़ रुपए अगर निकल जाए, 50,000 करोड़ का जो बजट है, जो प्लानिंग बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वाकई में ऐसा संभव है? अगर संभव है तो फिर आप लोगों ने आखिर इस पर काम क्यों नहीं किया? दिगंबर जी। मिश्रा जी, 2 मॉडलों की आपने बात की थी पहले भी, मैं उसी पे फोकस करता हूं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल है तुष्टीकरण का, सब्सिडी देने का और झूठा प्रचार करने का। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, स्वावलंबी भारत बनाने का और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया। पिछले 7 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान में जहां क्लास 1 ऑफिसर भी बीपीएल का कार्ड बना करके विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं का उपभोग करता था, ये इस नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज की तारीख में 3 करोड़ लोगों ने एलपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ी है, 2 करोड़ लोगों ने अपना पीडीएस सिस्टम से तो सरेंडर किए हैं, ताकि जो वास्तविक पात्र लोग हैं, जो वास्तव में गरीब लोग हैं, अंत्योदय है जीवन जी रहे हैं, लो पॉवर्टी लाइन जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को उसका लाभ मिल सके। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन लेने में, उसके स्वाभिमान को जगाने में, उसको सक्षम बनाने में
कामयाब रहे। वहीं आम आदमी पार्टी दूसरी ओर दिल्ली में अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट को सीढ़ी बना करके कुर्सी में आए, झूठ बोल करके उस सीधे साधे भोले भाले और गांधीवादी अन्ना हजारे को धोखा दे करके राजनीति में आए, जिसने अपने मंचों पे कभी राजनीति को चढ़ने नहीं दिया। और उस जन आंदोलन का क्योंकि न्यूक्लियस केंद्र बिंदु दिल्ली था, इसलिए सबसे ज्यादा लोग जो एक्टिवेट और मोटिवेटेड थे वो दिल्ली के लोग थे। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि उस आंदोलन में अन्ना हजारे के छाया बन के घूम रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि शायद ये कुछ बदलाव लाएंगे और इसलिए दिल्ली में उनको मौका मिला। परंतु उन्होंने क्या किया, दिल्ली की हालत आप जो सेंट्रल दिल्ली है उसको छोड़ करके जितना भी बाहरी दिल्ली है। दिगंबर जी, अगर लोगों को अगर विश्वास नहीं होता तो क्या दोबारा सत्ता में आते क्या अरविंद केजरीवाल? दिगंबर जी, सबसे अहम रोल जनता का होता है। अगर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करते तो क्या जनता उन्हें दोबारा चुनती? क्या अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में ईवीएम मशीन हैक कर ली थी क्या दिल्ली में? दिगंबर जी, मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। जिस स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस स्वास्थ्य की पोल तो कोविड-19 में खुल गई दूसरी लहर में, कि जब वहां लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले और 4-4 गुना ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब केंद्र सरकार से मांग करके उस समय भी अपनी जो है छल कपट की राजनीति कर रहे थे। ये तो आज सिद्ध हो गया ना कि जो है इन्होंने 4 गुना डिमांड की, अन्य राज्यों का भी ऑक्सीजन जो है मारने की कोशिश की, तो जीनोसाइड कर रहे थे। अभी अगर हम बिजली पे बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी के लोग ऑक्सीजन के दिल्ली में आम आदमी की पार्टी के लोग ऑक्सीजन मुद्दा नहीं है। दिगंबर जी, उत्तराखंड दिगंबर जी, उत्तराखंड आइए, ट्रेन पकड़िए, उत्तराखंड आते हैं। दिल्ली पहुंच जाएंगे। आदमी पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अगर वो चुनौती होगी तो यूकेडी के लिए हो सकती है, वो चुनौती होगी तो कांग्रेस के लिए हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोई चुनौती नहीं है। दिगंबर जी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आपके लिए चुनौती नहीं थी सन 2019 के चुनाव में, छत्तीसगढ़ में भी नहीं थी, राजस्थान में भी नहीं थी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी भी नहीं थी सर, झारखंड के चुनाव में भी जेएमएम नहीं थी चुनौती। लेकिन ये राज्य में सिमटते क्यों चले गए? ये ओवर कॉन्फिडेंस ही लगता है बीजेपी को ले डूबता है। दिगंबर जी, इससे पहले से राष्ट्रीय पार्टी और पूरे देश में उसकी सरकारें समय समय पे रही हैं, परंतु आम आदमी पार्टी तो केवल दिल्ली में एक यूनियन टेरिटरी की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो हमारे लिए कहां से चुनौती हो जाएगी बताइए आप? ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। हाँ, वो ठीक है, यूकेडी के लिए चुनौती हो सकती है, अगर आम आदमी पार्टी की तुलना उत्तराखंड में करने की चुनौती है। तीसरे नंबर के लिए यूकेडी और आम आदमी पार्टी में संघर्ष है कि तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रहेगी, यूकेडी रहेगी। इस बात का चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्स्ट और सेकंड के लिए लड़ाई होगी और यूकेडी और आम आदमी पार्टी में थर्ड पोजीशन के लिए लड़ाई है कि कौन थर्ड पोजीशन में आता है। ये स्थिति है। चलिए राकेश जी, जवाब दीजिए, क्या केवल बिजली के ही वादे होंगे या फिर आगे कुछ और भी रणनीतियां और प्लानिंग बनाई गई है? साथी को कि मैंने बहुत शांति से सुना तो मेरी बात भी सुने। देखिए, आपने बात की उत्तराखंड की, दिल्ली पहुंच गए, आपने बात की ऊर्जा की, विद्युत की बात की कि 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का वादा किया, ये पहुंच गए हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रही? अरे कम ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट आप आइए ना। देखिए, एक इतिहास भी इन्होंने रचा है इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद कि पूरे 70 साल में ये ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें 3-3 सीएम 5 साल में बदले हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। आप बात करते हैं कि 300 यूनिट बिजली अगर आपको ये प्रदेश की सरकार जो आम आदमी आने वाले समय में आएगी वो वादा कर रही है, तो आप क्यों नहीं करते? आप पे तो इतना बड़ा मैंडेट है भाई। अगर हम बात करते हैं 25 जल विद्युत परियोजना की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप खुद देखिए ना कि कितने लघु और कितने माध्यम है उसमें। भाई 25 जल विद्युत परियोजना इस वक्त उत्तराखंड में 6 माध्यम उसकी है और 16 लघु में है। आप क्यों नहीं वादा करते? आप तो अभी तक तो आपने संपत्ति का बंटवारा नहीं किया भाई। आप डबल इंजन की बात करते हैं ना। हम तो कहते हैं केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए आज तक आप 20 सालों में परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं कर पाए। ऊर्जा प्रदेश होते हुए बिजली फ्री नहीं दे पाए।
अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैं फोन जो अपने हाथ कान में लगा के बैठा हूं, ऊर्जा प्रदेश में मुझे मोबाइल जो है अपने इन्वर्टर से चार्ज करना पड़ रहा, तो भाई कहां का ऊर्जा प्रदेश है? किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? ये आने वाला समय आपको बताएगा। जनता जाग चुकी है। देखिए, एक मैंने बार बार कहा कि बाल्य अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में हमारा देश आ गया है। आप बात करते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट है, केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सीएजी की रिपोर्ट है कि दिल्ली प्रदेश में क्या प्रगति हुई है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है, जिससे आप भी विश्वास करेंगे, हम भी विश्वास करेंगे। तो भाई, जब दिल्ली के अंदर वो यहां से बिजली खरीद के मुफ्त में दे सकते हैं, तो साहब आप क्यों नहीं दे सकते हैं यहाँ के विद्यार्थियों को? आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप भी कुछ घोषणा कीजिए। मैनिफेस्टो में आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं, आपने कहा हम लैपटॉप दे देंगे, हम स्मार्टफोन दे देंगे। अरे लोगों को स्मार्टफोन मुफ्त में नहीं चाहिए, उनको स्मार्ट बनाइए, उनको एक्टिव बनाइए, रोजगार के साधन पैदा करिए। कितने रोजगार आप लोगों ने दे दिए? आप बताइए। त्राहिमाम यहाँ के लोग कर रहे हैं। कम से कम आप जो चीज बोलते हैं उसको इंप्लीमेंट तो करिए। हमने अभी बोला है उसको, देखिए 2022 में जब हम आते हैं तो इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? 300 यूनिट बिजली का उन्होंने प्रॉमिस किया है। 300 यूनिट बिजली यहाँ के लोगों को मिलेगी। नेगी साहब, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और दोबारा हम वीआईपी न्यूज चैनल की चर्चा में आएंगे, तब शायद हम आपसे पूछेंगे कि बताइए दिगंबर नेगी जी, तो हमने राकेश जी केवल बिजली मुद्दा है क्या चुनाव में? हाँ जी, केवल बिजली चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा या फिर और जो परेशानियां जनता के आप सामने? देखिए 3000 स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, सरकारी विद्यालय की अगर हम बात करते हैं। शायद मेरे प्रखर वक्ता जो है विद्वान साथी वो भी इस चीज से एग्री करेंगे। क्या खस्ता हालत है। डॉक्टर पहाड़ में चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जिनको जबरदस्ती रोक रहे हैं और रेजिग्नेशन देकर नीचे चले आ रहे हैं। तो कैसे स्थिति आप लोग सुधारेंगे साहब? पहाड़ की स्थिति आज तक चकबंदी नहीं हो पाई, भू कानून आप ला नहीं पाए। एक खेत उनका यहाँ, एक खेत उनका कम से कम 500 मीटर की दूरी पे है। किस तरीके से किसान खेती कर लेगा? पानी कैसे सींचेगा? बीज कैसे बो देगा वहां पे? बताइए। 20 साल में तो चकबंदी आप ले आते, भू कानून बना देते, एजुकेशन में सुधार कर देते। शिक्षकों की प्रॉब्लम ये हो रही कि जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला जो है वो गणित पढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति हो रखी है। बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारिए आप, जिसको जरूरत है। 20 साल में अगर नहीं सुधार पाए तो और कितना वक्त चाहिए आप लोगों को? हम तो कहते हैं केवल हमको 5 साल चाहिए। उसमें आप इंप्रूवमेंट देखिए, क्या क्या मेटलिस्टिक चेंजेस हम लेके आते हैं और किस तरीके से हम लोग सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर स्कूलों को आपने देखा होगा, उसको हम नहीं कहते, और लोग भी कहते हैं, विदेशों से लोग सीखने के लिए आते हैं कि क्या कारण है कि दिल्ली की एजुकेशन इतनी बेहतर हो गई, मोहल्ला क्लिनिक इतना बेहतर हो गया, हेल्थ सेक्टर में इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गए हैं। आप मुझे बताइए दून हॉस्पिटल की क्या हालत है? निकी साहब, आप तो रूबरू होंगे यहाँ से कि दून हॉस्पिटल की क्या हालत है। सरकारी हॉस्पिटलों को देख लीजिए, यहाँ पे बेड, आपने तो दिल्ली की बात कही कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, यहाँ पे स्थिति है कि बेड ही नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन तो बात की बात है, बेड ही नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की तो बहुत दूर की बात है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए। चलिए दिगंबर जी जवाब दें। 3000 स्कूल कहना है 2022 में कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी का आरोप कि 3000 स्कूल बंद हो गए, भू कानून आप ला नहीं पाए, परेशानियां तमाम व्याप्त है, तो फिर जनता आपको कैसे चुनेगी? मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक कोविड सेकेंड वेव में कहां गायब हो गया था, ये दिल्ली की जनता आज तक ढूंढ रही है। और मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली की आबादी का 10% था उत्तराखंड की जनता से कंस्टिट्यूटेड है, बना हुआ है। हमारे भाई बहन रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं और समय समय में बताते रहते हैं कि क्या दुर्गति वहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कर दी है। आप जिन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, दिल्ली हार्ट ऑफ द कंट्री है और सीबीएसई एजुकेशन सिस्टम वहां आज से नहीं, पूर्ववर्ती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हो, चाहे वो कांग्रेसी सरकारें नहीं हो, वो पहले से वहां पे इंप्लीमेंटेड है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट ने जो पाठ्यक्रम लागू किया है वो सीबीएसई पाठ्यक्रम है, उत्तराखंड का जो बोर्ड है उसमें भी। और कहीं पर काला जी सुन तो लीजिए, आप हमारी बात को नहीं, अगर कुछ गलत हो मैं उसको चाहूंगा कि सुधर जाए। सुन तो लीजिए, कहीं पर भी क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है तो आज भी उत्तराखंड के जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां से बच्चे इसरो में निकल रहे हैं, वहां से बच्चे जो है आर्मी के हायर जॉब्स में निकले, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए का। भी देखा होगा आपने 35 बच्चे पहाड़ से निकले हैं एनडीए में, पास आउट हुए। इसी प्रकार से चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, नीट की परीक्षा हो,
चाहे वो आईआईटी की परीक्षा हो, जेई मेंस की परीक्षा हो, हर परीक्षा में उत्तराखंड के बच्चे सरकारी विद्यालयों से, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जीआईसीज हैं और जीजीआईसीज हैं हमारे, उनसे प्रति वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बच्चे निकल रहे हैं। और यही नहीं, अभी हाल के इन 2-3 वर्षों के अंदर हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेकर के उनको एडमिशन मिला है। ये इस राज्य की जो मजबूत शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है उसका परिचायक है। अब दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि कुछ स्कूल बंद हो गए, उत्तराखंड में आज से पहले नेतागिरी करने के लिए लोगों ने अपने इच्छानुसार जगह जगह स्कूल खुलवा दिए। मुझे प्रधान बनना है, मंत्री जी के पास गए कि साहब मेरे गांव में प्राइवेट स्कूल खोलो। अब पहाड़ों में गांव की आबादी है 35 परिवार, 10 परिवार, तो उसमें एक प्राइमरी स्कूल चल जाएगा जिसमें 2 लाख रुपए महीने सैलरी दी जाती है। तो ये जो अव्यावहारिक तरीके से पहले स्कूल्स खोले गए हैं, बेसिकली प्राइमरी स्कूल्स हैं सब, जो कि राजनीतिक चमकाने के लिए लोगों ने अपने दबाव बना करके अपनी अपनी पार्टी के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर दबाव बना करके खुलवाए थे अंधाधुंध, उनको बंद करना पड़ा। ये व्यवहारिक पक्ष है जी। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में जो फिसड्डी रहा है उत्तराखंड, मैं चाहता हूं कि उस दिशा में आगे बेहतर काम करिए, इस पर भी कुछ रणनीतियां बनाई। जिस तरह से देखिए ये जिक्र किया गया, ये दिगंबर जी, बात को बहुत गर्व के साथ सुन लीजिए, मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्रणी लाने के लिए, यहाँ की जनता को घर मुहाने पे ही इलाज उपलब्ध कराने के लिए एम्स स्थापित किया है। कैग की रिपोर्ट कहती है, दिगंबर जी, कैग की रिपोर्ट कहती है कि क्या हालत है देहरादून में अस्पतालों की। रिपोर्ट छोड़िए ना, जो आंख से दिख रहा है उसे देखिए आप। यहाँ मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक के लोग एम्स में इलाज कराने आ रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया, इसी प्रकार से जो है वहां पर जो है सुशीला देवी मेडिकल कॉलेज खुलवाया। तो ये जो मेडिकल, और आज की तारीख में हर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे वेंटिलेटर्स और आईसीयू डेवलप किए गए इस गवर्नमेंट में, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ये तो मैं पिछली गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, परंतु जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें हेल्थ फैसिलिटीज को प्रमोट किया गया है। और उसमें हमने जो क्राइटेरिया बनाया गया इस गवर्नमेंट का, वो था उसमें आईसीयू और वेंटिलेटर्स एस्टैब्लिश करने का। दिगंबर जी, 21 राज्यों की रिपोर्ट में 17वें नंबर पर उत्तराखंड आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ये बहुत ही निराशाजनक है इस दिशा में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेहतर काम करना होगा, नहीं तो फिर जनता चुनने वाली नहीं है। अभी हम फिर जो हमारे सीएससी हैं और पीएससी तक भी बारी आएगी। अभी तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और स्टेट लेवल की स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक किया, चुस्त दुरुस्त किया है। अब इसके बाद जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी गुणवत्ता को, उनकी सुविधाओं को सुधारने का अब इस कोविड पीरियड में गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया। हर सीएससी में आईसीयू और वेंटिलेटर्स लगाए जा रहे हैं और हर पीएससी तक एक्सरे मशीन और ये जो पैथोलॉजी लैब है, ये हर सीएससी और पीएससी तक एस्टैब्लिश की जा रही है। चलिए, वैसे दिगंबर जी एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि रिपोर्ट पर बात ना किया जाए, धरातल की हकीकत पर बात किया जाए। यही मैं चाहता हूं कि बीजेपी इसी पर बात करे पूरे देश में, चाहे वो कोरोना काल का दौर हो या फिर मौत के आंकड़ों का दौर हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो या अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी रही हो। ये जमीनी हकीकत पर अगर आप लोग बात करते तो शायद वो रिपोर्ट देखकर आप लोग नहीं कहते कि हाँ व्यवस्थाएं बहुत बेहतर चल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है देश के अंदर। आप ये बताइए, ऋषिकेश एम्स में मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर के लोग भी इलाज कराने आते हैं। चलिए राकेश जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, अगली क्या रणनीतियां होंगी? मुख्यमंत्री का चेहरा जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल अगली बार आकर बताने वाले हैं। क्या उम्मीद किया जाए कि कौन हो सकता है, किस पर मुहर लग सकती है, कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिस पर विश्वास करेगी जनता? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का ही
चेहरा होगा, ये अगले महीने यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो इसकी घोषणा करेंगे। और जहां तक मैं एजुकेशन में भी आना चाहूंगा, जैसे हमारे विद्वान साथी ने बोला कि सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया। सीबीएसई पैटर्न लागू नहीं हुआ, ये एनसीईआरटी पैटर्न है उत्तराखंड में, और वो एनसीईआरटी पैटर्न है जो सीबीएसई का होता है। और उसमें चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो सामाजिक विज्ञान होता है उसकी किताबें नहीं है अवेलेबल। जीके की किताब में आज भी जो है 1000 रुपए का नोट जो बंद हो चुका है उसको दिखा रखा है, तो उसमें भी सुधार करिए ना। सरकार आपके पास है, ये निर्णय आप ले सकते हैं, हम लोग तो ले नहीं सकते। बच्चा भी आज उस 1000 रुपए के नोट को पढ़ रहा है कि करेंसी 1000 रुपए की है। हमसे पूछता है बच्चा कि पापा 1000 रुपए का नोट तो दिखाओ, तो हम मजबूरन पुराना नोट अगर कहीं से मिल जाता है वो दिखाते हैं, जो चलन में है ही नहीं है। उसको उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी बात कही है हमारे प्रखर वक्ता ने कि नीट में सरकारी स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, जेईई में निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई उनको। लेकिन कोचिंग लेने वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कोचिंग लेने वो बाहर जाते हैं, तब जाके बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कहीं बच्चे किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन जब शिक्षक स्कूल में पहुंचेगा तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। स्थिति आपको भी पता है, वास्तविकता अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे कि साहब कि स्कूलों की स्थिति कई बार ऐसी होती है कि 4 टीचर है तो ट्यूनिंग बनी रहती है, 3 की एप्लीकेशन लगी रहती है, वो अपने घर में निकले रहते हैं, एक टीचर वहां पढ़ा रहा है। आप वास्तविकता से रूबरू हैं, आप जानते हैं पहाड़ की स्थिति क्या है। अगर हम इस वक्त सच नहीं बोलेंगे तो पहाड़ जिंदगी में कभी सुधरने वाला नहीं है। डर की चीज क्या है बताइए ना, कि शिक्षक क्या करते हैं वहां पे पहाड़ में, कितनी मेहनत करते हैं। छतों की स्थिति टपक रही है, वहां से पानी टपक रहा है लिंटर का। अगर हम डोईवाला स्कूल की एक बात कर ले, वहां का जिसमें मनीष सिसोदिया जी भी आए थे, उसको आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, क्या स्थिति थी। कमरों में ताले हैं, टॉयलेट की स्थिति क्या है, बालक बालिका एक ही टॉयलेट में जा रहे। कौन माँ बाप उस स्कूल में बच्चे को भेज देगा जहां उसकी बेटी भी और दूसरे बेटे भी जो है वो एक ही टॉयलेट में जा रहे? कौन भेज देगा? आप मुझे बताइए, क्या सफाई की व्यवस्था है आप जानते हैं? चलिए राकेश जी, कई क्षेत्रों में देखिए उत्तराखंड पीछे है, और ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार अगर अभी बीजेपी की है या फिर आने वाले समय में जिसकी भी बने, उन मुद्दों पर फोकस करना होगा और बेहतर विकास के लिए जनता को उम्मीद ये दिलानी पड़ेगी कि हाँ हम काम करेंगे। शुक्रिया राकेश जी आपका, दिगंबर जी आपका चर्चा में शामिल होने के। जिस तरह से हमने आज के दिन जिक्र किया अरविंद केजरीवाल को लेकर, उन्होंने 4 बड़ी बातें कही आज के दिन। बिजली से जुड़ी वो बातें कि कैसे आने वाले समय में वो काम करने वाले हैं, चाहे वो 1200 करोड़ की राशि हो बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, या फिर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात की हो, या फिर आने वाले समय में जब वो मुख्यमंत्री की चेहरे की घोषणा करेंगे इसके जिक्र की हो। तो क्या आगे उनकी प्लानिंग होगी और आगे क्या रणनीतियां बनाती हैं आने वाली पार्टियां चुनावी दौर के लिए, देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।